हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गया और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। मैं ऋतिक आपके लिए लाया हूँ जियोग्राफी, जो कि फिजिकल जियोग्राफी है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जियोग्राफी में हम लोग पहले जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशनियोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिकल जियोग्राफी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की मतलब ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक जानकारी भी जान ले कि जियोग्राफी क्या होता है। देखिए, जी ओ जियोग्राफी, यह दो वर्ड से मिलकर बना है। एक जियो हो गया, एक जियो। इस जियो को क्या कहते हैं? जी वाइड। जियोइड मतलब, जियोइड मतलब भूआब। भू आप, यह क्या है? भूआब। यह एक आकृति है। क्या है? एक आकृति है। आकृति मतलब जियोग्राफी। जियोग्राफी में जियो जो है वो जियोइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भूभाग। भूभाग में ये क्या है? एक आकृति है। आकृति है। जैसे 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 देखिए, एक किसी वर्ग की आकृति क्या होती है? यह वर्ग है, इसकी आकृति क्या होती है? यह इसकी आकृति यह होती है। इसकी आकृति है चार भुजाओं से घिरा हुआ खंड है। फिर उसके बाद एक यह बराबर होता है, यह बराबर होता है, यह बराबर होता है, यह चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इनमें से यह और यह चारों कोण 90 डिग्री का होता है। तो उसी तरह जियोग्राफी में भी यह आकृति है। आकृति किसकी है? पृथ्वी की है। पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी की आकृति है। तो पृथ्वी की आकृति कैसे होती है ये देखें। क्या देखें कैसा होता है पृथ्वी की आकृति। तो देखिए, पृथ्वी की आकृति, देखिए पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पे क्या होती है? ध्रुवों पे क्या होती है? चपटी होती है। क्या? ध्रुवों पे चपटी होती है। पृथ्वी की आकृति ध्रुव क्या होती है? चपटी होती है। और भूमध्य रेखा पे या मध्य रेखा पे उभरी होती है। उभरी होती है। यह क्या है? यह पृथ्वी की आकृति है। जो जियोइड है, भूभाग है, उस भूभाग की पृथ्वी की आकृति क्या है? यह है। अब देखिए, जियोइड मतलब क्या होता है? जियोइड क्या है? यह भूभाग है। भूभाग, यह क्या है? यह एक भूभाग है। भूभाग है। यह क्या है? पृथ्वी पृथ्वी की आकृति है। अब देखिए, एक शब्द क्या था? एक शब्द क्या था? जियोइड था। और देखिए दूसरा क्या है? ग्राफी। इसका इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ग्राफोस से। ग्राफोस से, जिसका अर्थ क्या होता है? टू टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। यानी अध्ययन करना क्या होता है? ग्राफोस मतलब टू स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो क्या हो जाएगा? जियोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या होता है? जियोग्राफी। जियोग्राफी होता है। और देखिए जियोलॉजी, देखिए यह क्या है? यह मान लीजिए पृथ्वी की सतह है।
पृथ्वी की सतह के नीचे जो अध्ययन करते हैं और पृथ्वी की सतह के ऊपर जो अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या होता है बताइए? पृथ्वी की सतह के ऊपर जो होता है अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। भूगोल या जियोग्राफी। जियोग्राफी कहते हैं। और पृथ्वी के नीचे का अध्ययन करते हैं इसे क्या कहते हैं? जियोलॉजी। यानी पृथ्वी के अंदर का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जियोलॉजी, जियोग्राफी। इन सब में क्या है? यह जियो आ रहा है। जियो यानी जहां पर जियो आए उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है पृथ्वी। यानी पृथ्वी के बारे में ही हम लोग जानेंगे जहां भी जियो आ जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? एक होता है जी, एक होता है जियोमेट्री। तो इस जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब हो गया पृथ्वी। और पृथ्वी से क्या करेंगे? उसकी त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे जियोमेट्री कहते हैं। जियो का अर्थ जहां भी जियो आएगा उसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी ही होता है। पृथ्वी। देखिए क्या क्या हम लोग ने अभी तक पढ़ा। देखिए जियोग्राफी का क्या अर्थ होता है? जियो जो है जियोइड सबसे मना है जिसका अर्थ होता है भुआ। भुआ मतलब किसी भी चीज का आकार, यानी किसी एक चीज का आकृति। वो आकृति भुआ क्या है? पृथ्वी है। ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी मतलब अध्ययन करना मतलब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है? जियोग्राफी होता है। और देखिए आकृति, हमारी पृथ्वी की आकृति कैसे होती है? तो आकृति एक गोल नहीं होती है, एकदम गोल नहीं होती है या अंडाकार होती है। यानी ध्रुवों पे क्या होती है? चिपटी रहती है मध्य में। यानी विषुवत रेखा के बारे में आगे पढ़ेंगे तो विषुवत रेखा पे क्या होती है? उभरी हुई होती है। और जीवन के तो बता ही दिए हैं। देखो पृथ्वी की मान लो यह सत्ता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर भी जितना हम लोग अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं, जियोग्राफी। और पृथ्वी की सतह के नीचे जितना अध्ययन करते हैं इसे जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी यानी जहां पर जियो आएगा वहां पे मतलब पृथ्वी की बात की जाएगी। जियोमेट्री क्या होती है? पृथ्वी यानी पृथ्वी की त्रिज्या का अध्ययन करने पर वहां क्या होता है? जियोमेट्री होता है। आगे आइए देखते हैं क्या है। देखिए ब्रह्मांड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब इन सब के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। इस ब्रह्मांड को जानने से पहले कुछ और बातें जान ले। जैसे देखिए ब्रह्मांड को जानने से पहले थोड़ा स्लेब देख लेते हैं। भौतिक भूगोल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। भौतिक भूगोल कितने टाइप के होते हैं? भौतिक भूगोल 4 टाइप होता है। ये पहला क्या है बताइए? पहला है भू आकृति।
भू आ भू आकृति। दूसरा क्या होता है? समुद्र समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। तीसरा क्या होता है? जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। और फोर्थ क्या होता है? आर्थिक देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी जो होता है यानी भौतिक भूगोल जो होता है वो 4 टाइप में हम लोग 4 पार्ट में डिवीजन करके पढ़ते हैं। एक होता है भू आकृति, दूसरा होता है समुद्री विज्ञान, तीसरा होता है जलवायु विज्ञान, चौथा होता है आर्थिक विज्ञान। भू आकृति मतलब भूमि की आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, स्थल कैसा है उसका, जैसे आगे पढ़ेंगे भूमि के आकृति, आग्नेय अवसादी रूपांतरित, इन सब चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो यह क्या है? भूमि के ऊपर जो चट्टानें होती हैं भू आकृति, उसको पढ़ते हैं। भूमि मतलब पृथ्वी पर जो भी आकृतियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे समुद्र मग्न तट, समुद्र मतलब महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे, महासागरीय जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में क्या करेंगे समुद्र विज्ञान में। और जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारे जो यह पृथ्वी है इसके चारों तरफ क्या है? वातावरण है, वायुमंडल है। वायुमंडल का संगठन कैसे होता है, मतलब उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे जलवायु विज्ञान में। और तीसरा आर्थिक ज्ञान। अगर आप मान लीजिए जॉब पा गए किसी भी सिटी में, अब जॉब पाने के बाद कैसे पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे खनन या भूमि खनन के लिए मतलब संसाधन के लिए बहुत ही, माइनिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप उसके क्षेत्र में खनन काम करवा के जैसे कोयला वाला इत्यादि निकाल कर आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। तो यह क्या है? भौतिक भूगोल है। अब इसको पढ़ने के बाद थोड़ा एक और बात जान लेते हैं, जैसे जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है यह क्या है? यह 2 क्षेत्रों पर डिपेंड। एक पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण होता है, पृथ्वी केंद्रीय दृष्टिकोण होता है, और दूसरा सूर्य सूर्य केंद्रित दृष्टि। एक पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण होता है, दूसरा क्या होता है? सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण। पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है? पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण में पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को केंद्र में मानते हैं, केंद्र में मानते हैं। और जो तारे हैं, ग्रह हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे देखिए, यह मान लीजिए पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ। मान लीजिए यह जो सूर्य है, सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए यह ग्रह है, तो सूर्य क्या है? पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है, और सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और अन्य ग्रह भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। यह क्या है? पृथ्वी केंद्रीय दृष्टिकोण है। मतलब उस समय यूरोप में एक चल रहा था, चर्च जब थोड़ा हो गया, शक्तिशाली हो गए, तो जो वो कहते थे वही होता था। तो फिर बाद में आधुनिक विचार आया, तो उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। टेलीस्कोप से देखा गया कि यह पृथ्वी मतलब पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूर्य है, और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह हैं जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं एक नियत कक्षा में। तो वही है, देखिए यह क्या है? यह पृथ्वी केंद्रीय
दृष्टिकोण है, यह पृथ्वी केंद्रीय दृष्टिकोण है। और दूसरा क्या था? सूर्य केंद्रीय दृष्टिकोण। ये देखिए, यह क्या है? यह सूर्य है। ये क्या है? बहुत है, मान लीजिए यह पृथ्वी है, यह अन्य ग्रह है। तो क्या है इसमें? आधुनिक जो दृष्टिकोण है, यानी कि सूर्य केंद्रीय दृष्टिकोण है, उसमें क्या है? सूर्य बताया गया है, सूर्य पृथ्वी के केंद्र में है। यानी जो जितने ग्रह हैं, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, ये सब जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया सूर्य केंद्रीय, सूर्य केंद्रीय दृष्टिकोण। सूर्य केंद्रीय दृष्टिकोण हो गया। तो वही है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, यह क्या है? यह क्या? यह क्या है? यह पृथ्वी है। पृथ्वी के साइड में देखिए, यह सन है। सन है, पृथ्वी का चक्कर तो मून लगाता है, यह वो पता ही है, उपग्रह है पृथ्वी का मून। और देखो, प्लैनेट्स अन्य स्टार जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। यह क्या था? जियोसेंट्रिकल थ्योरी थी। यह जियोसेंट्रिकल थ्योरी था, यानी पृथ्वी केंद्रीय दृष्टिकोण। और यह क्या था? यह सूर्य केंद्रीय दृष्टिकोण था। यहाँ पे क्या है? सन क्या है? बीच में है, और सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? जितने भी ग्रह हैं सब क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, ग्रह पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। यह क्या था? आधुनिक सूर्य दृष्टिकोण था। तो यह आधुनिक सूर्य दृष्टिकोण था। अब देखिए, देखिए यह मान लीजिए, यह सूर्य हो गया। सूर्य के चारों तरफ यह क्या है? ग्रह है। कोई ग्रह है, ग्रह है। तो यह सूर्य क्या है? यह सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो क्या यह चक्कर इन दोनों को एक साथ बांधने का कोई काम कर रहा है? वह बांधने का काम क्या कर रहा है? यानी इस पे कोई एक बल लग रहा है, बल लग रहा है। तो वह बल कौन सा है? वह बल क्या है? गुरुत्वीय, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि इन दोनों को एक साथ बांधे रखने में कौन सा भूमिका निभाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे में बंधे होते हैं। दोनों मतलब अपने कक्षा को छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि ये एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इनकी कक्षाएं नियत होती है। तो इन कक्षा में चक्कर लगाने के लिए इनको क्या है? इन दोनों के बीच एक बल लगता है, जिसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण और भी दो प्रकार के बल होते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए यह सूर्य है, यह सूर्य है, इसके चारों तरफ प्लैनेट है। मान लीजिए यह पृथ्वी है, पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं। तो क्या है? एक क्या हो रहा है? एक जो है इसके यह सूर्य है, ये क्या है? पृथ्वी है,
इस पृथ्वी के अंदर की तरफ यानी सूर्य की तरफ एक बल लगता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल। इसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और पृथ्वी के बाहर भी एक बल लगता है जो पृथ्वी को बाहर ढकेल दिया, और सूर्य के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी सूर्य की तरफ खींची जाती है, जिससे दोनों में संतुलन बना रहता है और पृथ्वी अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगा सकती है। तो जो बाहर की तरफ बल लगता है उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो क्या है देखिए, ये क्या है? मतलब एक कक्षा में चक्कर लगाने के लिए इन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है? एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और लेकिन इनकी कक्षा को नियत करने के लिए क्या कौन सा बल लग रहा है? एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, एक कौन सा लग रहा है? एक अभिकेंद्रीय जो कि सूर्य के पृथ्वी यानी सूर्य की तरफ लग रहा है, और एक बाहर की ओर लग रहा है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जो अंदर की तरफ लग रहा है उसे अभिकेंद्रीय, और जो बाहर की तरफ लग रहा है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो यही था। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में क्या क्या होते हैं? ब्रह्मांड में आप देख सकते हैं कई सारी आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में कई सारे सौर मंडल है। सौर मंडल में कई सारे तारे हैं। तारे में कई सारे ग्रह हैं। ग्रह के बाद उसके सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट हैं। सब क्या है? यह ब्रह्मांड है। तो अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है उसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक सबसे बढ़िया सिद्धांत था क्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिग बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत में क्या होता है बताइए? बिग बैंग सिद्धांत में यह कहा गया कि आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व, आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था? एक बिग बैंग की घटना हुई थी। वह बिग बैंग की घटना क्या है? पूरा जो कि ब्रह्मांड था वह एक एकाकी बिंदु के रूप में, छोटे बिंदु के रूप में था, लेकिन 13.8 वर्ष पहले उसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद मात्र 13 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। ब्रह्मांड जिसमें पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। यह क्या था? बिग बैंग थ्योरी थी। एकल बिंदु था, उसका घनत्व कितना था? उस एकल बिंदु का घनत्व कितना था? अनंत था। और अत्यधिक तापे थी। जब घनत्व और तापे अत्यधिक अंदर होगी तो वह ब्लास्ट होगा। जब ब्लास्ट हुआ तो 13 सेकंड बाद क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड का विकास हो गया। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी है क्या है? बिग बैंग थ्योरी में क्या है बताइए? बिग बैंग थ्योरी में 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? यह इसमें एक विस्फोट हुआ। इसमें हुआ तो एक एकल बिंदु क्या था? एक एकल बिंदु था। एकल बिंदु। दूसरा क्या था? एकल बिंदु के बाद दूसरा अनंत घनत्व था। और तीसरा अधिक
तापमान था, अधिक तापमान था। तो क्या है बिग बैंग के सिद्धांत क्या, 13.8 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, यह एक एकल बिंदु था। पूरा मतलब ब्रह्मांड क्या था, एक सिकुड़ कर एकल बिंदु के छोटा सा बिंदु के रूप में था, जिसका घनत्व तो क्या था, बहुत अत्यंत अनंत था, और तापमान क्या था, बहुत अधिक था। तो 13.8 वर्ष पूर्व उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होने के बाद पूरे ब्रह्मांड का विकास हो गया। तो यही था। देखिए बिग बैंग के सिद्धांत के लिए यह क्या है, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। बिग बैंग के सिद्धांत के लिए देखिए क्या कर रहा है, पहला क्या है, मान लीजिए यह क्या है, एकल बिंदु, या इसी को एकाकी बिंदु कहते हैं, एकाकी बिंदु, एकल या एकाकी बिंदु। देखिए यह क्या है, इसके बाद 13.8 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, इसमें ब्लास्ट हुआ, मतलब विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद देखिए कैसे पृथ्वी का ब्रह्मांड का विकास होता चला जा रहा है। यह क्या है, यह बिग बैंग थ्योरी है। देखिए पहला क्या, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है, आरंभ में मतलब प्रारंभ में वे सब पदार्थ जिसे क्या है, ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में थे। यानी एकदम एकाकी परमाणु मतलब अति छोटे गोले के रूप में थे। मान लीजिए यह थे, इतने बड़े थे, एक छोटे, एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक था। आयतन कितना था, अत्यधिक सूक्ष्म, यौन आयतन क्या था, आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, मतलब छोटा उसका आयतन था। और क्या था, तापमान और घनत्व अनंत थे, तापमान उसके बहुत ज्यादा थे और घनत्व भी उसके क्या थे, बहुत ज्यादा थे। देखिए दूसरा क्या, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। बिग बैंग की प्रक्रिया में वह जो छोटा गोलक था, एकाकी परमाणु था, यानी जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, तापमान और घनत्व बहुत अनंत थे, अधिक थे, तो उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। इस प्रक्रिया से बहुत ही बड़ा ही विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास था कि बिग बैंग की घटना आज से 13.8 अरब वर्षों पहले हुई थी। बिग बैंग की घटना कब हुई थी, 13.8 वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी क्या है, जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। क्या हुआ, विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। क्या हुए, पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश में ही अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। 1 सेकंड के भीतर ये बहुत ही ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। फिर उसके बाद 1 सेकंड बाद तो विस्तार बहुत तेजी से हुआ, जितना भी ब्रह्मांड बनना था बन गया। फिर उसके बाद उसके विकास की गति क्या हुई, धीमी पड़ गई। विस्तार की गति क्या हो गई, धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। यानी बिग बैंग जब स्टार्ट हुआ, बिग बैंग की विस्फोट जब हुआ, उसके 3 मिनट बाद ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। तीसरा क्या कर रहा है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया। अरे 4500 डिग्री केल्विन तक क्या हुआ, कम हो गया। 3 लाख वर्षों के दौरान तक ही, उस समय बहुत थे वो तापमान। और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, मतलब दिखने लगा। आप भी ऊपर देखते हैं तो आपको सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा तारे वाले सब दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, एक पारदर्शी दिखने में लगता है। ब्रह्मांड पारदर्शी है, तभी हम लोग आगे पीछे देख ले रहे हैं ना। तो यही है ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। यानी ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ यह है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी आकाश गंगाओं का भी विस्तार हो रहा है। फायल एक वैज्ञानिक थे, इनका विकल्प है कि स्थिर
अवस्था संकल्पना, इनका क्या था, स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। मतलब इनका कहना है कि ब्रह्मांड हर समय में एक ही जैसा रहा है, न उसमें परिवर्तन हुआ है न कुछ हुआ है, यह उनका कहना है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधित अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब भी ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए यह फिगर है, मैं एक बार और दिखा दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए यह एक की परमाणु है, एकाकी परमाणु है, तो इसका विस्फोट हुआ, कब हुआ, 13.8 अरब वर्ष पहले जब विस्फोट हुआ तो यह कई कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, टूट गया। यह कई कई छोटे टुकड़ों में टूट गया, कई कई छोटे टुकड़ों में टूट गया, और इनके आसपास जो धूल थे वे इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण एक रूप में बन गए, एक कक्षा में बन गए, इनके भी एक कक्षा में बन गए। ये सब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की कक्षा में अपनी गति करते रहे, और इनमें क्या हुआ, इनका तापमान अत्यधिक था। हीलियम क्या, हाइड्रोजन क्या होता रहा, हीलियम में परिवर्तित हो रहा था, संकुचित होते थे, संकुचित होते होते क्या हुआ, संकुचित होते हुए बादल का निर्माण करते हैं, बादल का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, संकुचित होकर बादल का निर्माण करते हैं, बादल का, उसी बादल को क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं, यानी निहारिका। आगे देखिए, देखिए बिग बैंग से लेकर आज तक की यात्रा, मतलब बिग बैंग जब हुआ तब से लेकर आज तक क्या क्या घटनाएं हुई। तो देखिए 0 सेकंड, 0 समय स्थान की शुरुआत, मतलब बिग बैंग लगभग 13.8 वर्ष पहले, यानी बिग बैंग जो है 13.8 अरब वर्ष पहले आया था। 0 सेकंड में समय और स्थान की शुरुआत, मतलब 13.8 से 0 सेकंड में तुरंत विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद 10 के पावर -36 सेकंड, यह -36 सेकंड है, 10 के पावर -36 सेकंड में बहुत गर्म और घना ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। देखो प्रारंभिक ब्रह्मांड, सबसे पहले यही ब्रह्मांड बना था, यह क्या था, बहुत गर्म था और घना था, पारदर्शी नहीं था, घना था एकदम। फिर तीसरा कणों का युग आया, कणों का युग 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद मूल कण और परमाणु बने। 1 सेकंड बाद क्या हुआ, उसके बाद 1 सेकंड बाद मूल कण और परमाणु बने। फिर क्या हुआ, परमाणु युग आया, 3.8 लाख वर्ष पूर्व प्रकाश के कण मुक्त हुए और ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। प्रकाश के कण क्या हुए, प्रकाश के कण मुक्त हो गए और उस क्या हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। और 10 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, 10 करोड़ वर्ष बाद क्या हुआ, 10 करोड़ वर्ष क्या हुआ, तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। किसका, तारे और आकाश गंगाओं का निर्माण कब हुआ, 10 करोड़ वर्ष पहले तारे और आकाश गंगा बनने लगी। क्या हुए, आकाश गंगाओं का निर्माण कब हुआ, 10 करोड़ वर्ष के बाद। ब्रह्मांड ये देखो, मतलब उधर से नहीं है, ये इधर से 0 सेकंड विस्फोट हुआ, उसके 0 सेकंड बाद क्या हुआ, बिग बैंग का मतलब 0 सेकंड बाद शुरुआत हुई विस्फोट। फिर 10 के पावर -36 सेकंड बहुत गर्म और घना ब्रह्मांड था, मतलब यहाँ से, और 1 सेकंड बाद विस्फोट होने के 1 सेकंड बाद मूल कण और परमाणु बने। 3.8 लाख वर्ष विस्फोट के बाद, 3.8 लाख वर्ष प्रकाश का एक कण मुक्त हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। फिर विस्फोट के 10 करोड़ वर्ष बाद पहले तारे और आकाश गंगा बनने लगे। अरबों वर्ष के बाद ब्रह्मांड लगातार फैलता रहा। क्या हुआ, ब्रह्मांड का लगातार फैलना मतलब ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा। और 13.8 वर्ष में हमारा ब्रह्मांड आज भी विस्तार कर रहा है। आज का ब्रह्मांड ऐसा है, 13 पारदर्शी है, वह वर्तमान का है, 13.8 अरब वर्ष बाद का है। और क्या है, और हमारा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार अभी भी हो रहा है। अब देखिए,
अब आकाशगंगाएं क्या होती हैं? गैलेक्सी। बताइए आप लोग, गैलेक्सी क्या होते हैं? बोलिए। आकाशगंगाएं क्या होती हैं? गैलेक्सी। आकाशगंगाएं, देखिए यह क्या है? देखिए गैलेक्सी क्या होती है, यानी आकाशगंगाएं। गैलेक्सी, गए है, यानी गैलेक्सी की परिभाषा क्या होती है? देखिए, अरबों तारों, मतलब कई सारे कई अरबों तारे, ग्रहों, कई ग्रह, गैस, गैस की मात्रा, धूल तथा डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, यानी किसका किसका? अरब तारों, ग्रहों, गैस, धूल तथा डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बधा हुआ विशाल समूह गैलेक्सी कहलाता है। क्या होता है? गैलेक्सी में क्या होते हैं? अरबों तारे होते हैं। अरबों तारों में क्या होता है? ग्रह होते हैं। ग्रहों में क्या? ग्रह के बाद आकाशगंगा में क्या होते हैं? गैस होते हैं। गैस के अलावा क्या होती है? धूल तथा डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ जुड़ा ही रहना, ये क्या है? गैलेक्सी कहलाता है। सरल शब्द में, गैलेक्सी अंतरिक्ष में स्थित एक बहुत बड़ा तंत्र है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी अंतरिक्ष में स्थित एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसमें करोड़ों से लेकर अरबों तारे हैं। जिसमें क्या है? करोड़ों से लेकर क्या है? अरबों तारे हैं। उनके ग्रह गैस और धूल मौजूद होते हैं। ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ बंधे रहते हैं। तो देखिए, देखिए कभी घमंड हो तो देख लेना क्या होता है। जैसे देखिए ब्रह्मांड, यह क्या है? यह ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बाद क्या है? ब्रह्मांड के बाद आकाश, आकाश, आकाश गंगा, आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद क्या है? सौर मंडल, सौर, सौर मंडल। आकाश गंगा के बाद क्या है? सौर मंडल। सौर मंडल के बाद क्या है? सौर मंडल में क्या है? सूर्य है। सूर्य है। इस सूर्य में क्या है? ग्रह है। सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह। ग्रह। इस ग्रह में कौन सा है? एक पृथ्वी है। पृथ्वी में क्या है? एक पृथ्वी है। पृथ्वी में क्या होते हैं? पृथ्वी में एक एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में क्या है? एक भारत देश है। भारत देश में क्या है? 140 करोड़, 140 करोड़ जनसंख्या है। इस 140 करोड़ में एक आप हैं। तो आप कितना दूर है? देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में क्या है? आकाश गंगा है। आकाश गंगाओं में क्या है? सौर मंडल। सौर मंडल में भी क्या है? सूर्य है। सूर्य के बाद क्या है? ग्रह है। ग्रह में कौन सा ग्रह? पृथ्वी। पृथ्वी में कौन सा है? महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में एक देश है भारत। भारत में कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। 140 करोड़ में आप है। आप सोचिए आप कितने मतलब सूक्ष्म हैं, कितने छोटे हैं इसकी तुलना में। तो या कभी घमंड उमंड आज देख लेना कि मुझसे भी बड़े कई लोग बैठे हैं। तो देखिए, देखिए इसको देख लीजिए एक बार।
क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद गैस और धूल के बादल बने। गैस यानी धूल के बादल बता रहे हैं कैसे। मान लीजिए विस्फोट हुआ, कई कई टुकड़ों में टूटे, इसके चारों तरफ धूल और कण के अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बने रहे। यह क्या हुआ, बाद में हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में बदल रहा है। हीलियम में बदलने के कारण यह क्या कर रहा है, बादल का निर्माण कर रहा है। बादल का निर्माण कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सब जुड़े रहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण बल के तारों का निर्माण होता है। तारों के निर्माण के बाद आकाशगंगा का निर्माण होता है। मतलब आकाशगंगा में सौर मंडल होते हैं। सौर मंडल में सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, एक तारा होता है और एक तारा होता है, तारों की चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। इसे क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, यानी सौर मंडल कहते हैं। तो आगे देखिए, गैलेक्सी की टाइप देख लीजिए। देखिए गैलेक्सी क्या है, सिस्टम ऑफ मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार। क्या है, एक सिस्टम है यानी तंत्र है किसका, बिलियन और मिलियन स्टार का, हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वो सब क्या है, एक ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, बिटवीन गैस और डस्ट क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़े हुए हैं। और गैलेक्सी 3 टाइप की होती हैं। एक स्पायरल होती है, स्पायरल को क्या कहते हैं, सर्पिल। स्पायरल को सर्पिल कहते हैं। और इसको अंडाकार कहा जाता है, एलिप्टिकल को, और इरेगुलर को अनियमित कहा जाता है। ये क्या है, यह उसके टाइप है। मतलब गैलेक्सी कितने टाइप की होती हैं या किस प्रकार की होती हैं। तो पहला सर्पिल है। सर्पिल का देख लीजिए फिगर ऐसा होता है। सर्पिल के बाद क्या है, यह एलिप्टिकल है यानी अंडाकार है। तो यह है। और इरेगुलर का अनियमित है यह। आगे चलिए देखते क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है, यानी स्टार यानी सूर्य कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, यह विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद कई कण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे। क्योंकि चारों तरफ क्या हुआ, बादल बने। इसके चारों तरफ धूल और गैस के कण थे। जब तापमान मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ, हीलियम में परिवर्तित हुआ तो क्या किए, सिकुड़ने लगे। सिकुड़ने के कारण क्या हुआ, इन पे एक बल लगा। यानी यह मान लीजिए इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों तरफ क्या लगा, एक बल लगा। इस बल के कारण क्या हुआ, ये जो कण है ये सब क्या है, बादल में परिवर्तित हुए। तो ये क्या बना, निहारिका या नेबुला। यही है नेबुला। तो देख लीजिए यह क्या है, यह एक नेबुला है। नेबुला में क्या होगा बताइए। ये क्या है, नेबुला है। नेबुला मेन सीक्वेंस मतलब आदि तारा। आदि तारा यानी क्या है, यहाँ पे क्या है, लो एंड मीडियम मास स्टार, यानी वह स्टार जिसका द्रव्यमान कितना है, कम है और मीडियम में है, तो वह क्या होगा, नेबुलस क्या बनेगा, आदि तारा बनेगा। आदि तारा पर से क्या बनेगा, लाल दानव तारा बनेगा, स्टार रहेगा, लाल दानव तारा यानी रेड जायंट स्टार या लाल दानव तारा बना। फिर इसके बाद प्लेनेटरी नेबुला बना। प्लेनेटरी नेबुला बनने के बाद क्या हुआ,
प्लेंटली नेबुला बनने के बाद फिर यह व्हाइट ड्राफ्ट में परिवर्तित हो गया। व्हाइट ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बताइए? यानी काला, अरे श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा। अगर देखिए इसी नेबुला का अगर हाई मास है, स्टार है, यानी वह जो स्टार है क्या है, स्टार है वह द्रव्यमान में उच्च है, तो वह क्या बनेगा? मेन सीक्वेंस बनेगा। फिर उसके बाद रेड सुपर जियांट, मतलब लाल सुपर जियांट, मतलब लाल दानव तारा इसमें भी बनेगा, लेकिन बहुत है सुपर बनेगा, मतलब सुपर मतलब बड़ा बनेगा। फिर यह किसमें? सुपरनोवा में कन्वर्ट होगा। यह क्या होगा? लाल दानव तारा किसमें कन्वर्ट होगा? सुपरनोवा में। सुपरनोवा में कन्वर्ट होने के बाद हाई मास स्टार, अगर मास का स्टार उच्च है तो वह किसमें बनेगा? न्यूट्रल स्टार, न्यूट्रल स्टार में बनेगा। और वेरी हाई मास, अगर और अधिक मास है, मतलब द्रव्यमान उसका और एकदम अधिक है, तो वह क्या होगा? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लैक होल में परिवर्तित होने का मतलब क्या है? वह इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि इसके आसपास जितने भी चीज आते हैं वो अपने अंदर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। यह क्या है? ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना है। तो एक सवाल उठता है कि क्या हमारा सूर्य भी ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, हमारा सूर्य ब्लैक होल में नहीं परिवर्तित होगा, क्योंकि हमारा एक चंद्रशेखर सीमा है, चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने दिया था सीमा है, उससे कम है। तो यानी अगर अधिक होगा तो हमारा सूर्य क्या होगा? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इस चंद्रशेखर सीमा से कम है, इसलिए हमारा जो सूर्य है वह ब्लैक होल में परिवर्तित नहीं होगा। आगे देखिए, जैसे इसी का देख लीजिए एक एग्जाम्पल रूप में, देखिए क्या है? निहारिका है सबसे पहले। देखिए निहारिका, निहारिका के बाद क्या है? निहारिका हो गया, इसके बाद क्या बना? निहारिका के बाद बना क्या? आदि तारा, आदि तारा। आदि तारा के बाद क्या बना? लाल दानव, लाल दानव तारा बना। लाल दानव तारा के बाद क्या बनेगा? देखिए लाल दानव तारा के बाद, लाल दानव तारा के बाद क्या होगा? क्या क्या है? सूर्य से द्रव्यमान से कम का होगा, कम का द्रव्यमान होगा, या उसके बराबर होगा, बराबर होगा। तो यह किसमें कन्वर्ट होगा? तो यह बन जाएगा क्या? क्या बनेगा बताइए? श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा में क्या हो जाएगा? यह परिवर्तित हो जाएगा। यह श्वेत वामन तारा किसमें होगा? काला, काला बौने तारा में परिवर्तित हो जाएगा। फिर अगर सूर्य से द्रव्यमान, सूर्य से द्रव्यमान से, देखिए सूर्य से द्रव्यमान से अधिक हो, तो अधिक रहेगा तो किसमें बनेगा? सुपरनोवा में, सुपरनोवा में। और यह सुपरनोवा बे 2 पार्ट में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो पार्ट में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। अगर द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल तारा में, न्यूट्रल तारा में परिवर्तित हो जाएगा।
अगर द्रव्यमान ज्यादा है, अधिक द्रव्यमान है, अधिक द्रव्यमान है, तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक ब्लैक होल में, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ब्लैक होल होता क्या है, तो बताइए आप लोग, ब्लैक होल क्या करता है, कमेंट में बताइए। देखिए मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए यह कोई मान लीजिए यह कोई स्टार है। स्टार के कारण क्या है, यह किसमें कन्वर्ट हो गया, यह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया, यह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। यानी इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो यह क्या करेगा, कोई मान लो यहाँ ग्रह है, यह ग्रह है, देखो ये ब्लैक होल वाला स्टार है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कितना है, बहुत हाई है। तो यह क्या हो, कोई ग्रह है, तो इसको क्या करेगा, अपने अंदर खींच लेगा, इसको अपने अंदर। यह क्यों खींचता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती हैं वे पूरी क्या होती हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। हीलियम में कन्वर्ट होने के कारण इनका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत उच्च हो जाता है इस कारण। तो ये क्या है, ब्लैक होल है, ब्लैक होल है यह। ब्लैक होल है, और देखिए देखिए वही चीज है, खगोलीय नर्सरी वही निहार का चरण है। धूल और गैस का मुख्यतः हाइड्रोजन का गुरुत्वाकर्षण से संकुचन है। हाइड्रोजन का क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, संकुचन है। यही बादल के रूप में है, तो इसे क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। और यह नेबुला देखो, पहले क्या है, सूर्य जैसे तारे, मतलब सूर्य की तरह जो तारे होते हैं, अधिकतम तो सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना, यानी सूर्य के द्रव्यमान से क्या है, अधिकतम 1.5 गुना होना चाहिए, मुख्य क्रम के तारे हैं इसके। तो क्या होता है, लाल दाना तारा बनता है। लाल दाना तारा हाइड्रोजन की समाप्ति हो जाती है, हीलियम के ईंधन के रूप में प्रयोग के दौरान विस्तार होता है। हीलियम का क्या होता है, ईंधन के रूप में प्रयोग के दौरान क्या होता है, विस्तार होता है। विस्तार के साथ शीतलन होता है, विस्तार के साथ भी शीतलन होता है। आकार 1/2 AU होता है। फिर क्या होता है, ग्रही निहारिका बनता है, यानी हीलियम की समाप्ति के बाद साथ ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाता है, वायु परतों को विस्फोट के साथ फेंक देता है। वायु जो परत होते हैं उसको विस्फोट होता है तो उसको फेंक देता है। फिर उसका क्या, श्वेत वामन तारा बनता है, यानी श्वेत वामन तारा, तारे का बचा केंद्र धीमे धीमे उष्मा को अंतरिक्ष में विकिरण शीतलन होता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के आकार तक छोटा होते जाता है, शीतलन के साथ धुंधला हो जाता है। फिर उसके बाद श्वेत वामन तारा किसमें होगा, श्याम वामन तारा, यानी काले बौने तारा में पूरी तरह से शीतलन और काला केंद्र कार्बन का बना होता है। इसका केंद्र क्या होता है, कार्बन का बना होता है। लेकिन और होता है, देखो नेबुला दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, विशाल तारा बनता है, सूर्य से 1.5 से लेकर 3 गुना विशाल तारा, मुख्य क्रम का तारा है। और देखो यह क्या करता है, लाल महादानव तारा में परिवर्तित होता है, यानी सौर मंडल के बराबर विशाल हो जाता है। यानी जितना बड़ा सौर मंडल होता है, पूरे सौर मंडल के बराबर ये क्या हो जाता है, यह लाल दानव तारा बन जाता है, लाल दानव तारा। फिर क्या होता है, यह सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है। सुपरनोवा मतलब अत्यधिक द्रव्यमान से केंद्र दबाव को झेल नहीं पाता है, केंद्र के संकुचन के दौरान तारे में विस्फोट होता है, नए बने भारी तत्वों का अंतरिक्ष में विस्तरण होता है। जिसका बड़ा सुपरनोवा उतने भारी तत्व होते हैं। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, यह सुपरनोवा न्यूट्रॉन तारा में, यहाँ क्या होता है, बड़े तारे का संकुचित केंद्र है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर क्या करते हैं, यह न्यूट्रॉन बन जाते हैं। लगभग 10 किलोमीटर व्यास होता है इसका, जल से करोड़ों गुना घनत्व है, जल से इसका क्या है, कई करोड़ों गुना घनत्व है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर द्रव्यमान क्या है, अधिक हो, मास क्या है, मास क्या है, एकदम अधिक हो, तो वह क्या होता है, महाकाय तारा है। इसके बाद लाल महादानव तारा में कन्वर्ट होता है, सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है। अत्यधिक दाब से केंद्र एक बिंदु के रूप में संकुचित होता है और गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश भी नहीं बच पाता है। और गुरुत्वाकर्षण इसका इतना ब्लैक होल में परिवर्तित होता है और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि प्रकाश की किरण भी जो होते हैं वो भी नहीं बच पाते हैं, सबको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो यह क्या है, यह
तारों का निर्माण कैसे होता है, यह उसका प्रोसेस है। आगे देखिए, आइए अब आ जाएंगे हम लोग क्या, सौर मंडल। दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए यह क्या है, यह सौर मंडल है। ये क्या है, सौर मंडल, सौर मंडल है। सौर मंडल में हमारा केंद्र में क्या है, सूर्य है। सूर्य के सबसे पास कौन सी ग्रह है, बुध है यानी मरक्यूरी। फिर उसके बाद शुक्र है, वेनस। फिर क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब अर्थ। फिर उसके बाद मार्स है, मार्स मतलब मंगल। फिर यहाँ एक क्या है, मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह होता है। यहाँ क्या है, क्षुद्र क्षुद्र ग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। फिर जुपिटर होता है। इन मतलब क्षुद्र ग्रह के अंदर वालों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह के अंदर वालों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। आंतरिक आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह कहते हैं। उसके बाहर वाले को क्या कहते हैं, बाहर वालों को सबको क्या कहते हैं, इसको बाहरी बाहरी ग्रह ग्रह। चलिए तो इसके आगे का कल से पढ़ेंगे। आइए क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा रिवीजन कर लें, देखें क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। देखिए देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पढ़े। ब्रह्मांड से पढ़ने के बाद पहले हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग क्या जाने हैं, हम लोग जाने हैं कि जियोग्राफी क्या होता है। जियोग्राफी जो जियो होता है वह जियोइड सबसे बना होता है, जिसका अर्थ होता है क्या, वो आकृति होता है। वो आकृति का मतलब क्या है, मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति कैसे होती है, तो ध्रुवों की तरफ क्या होती है, चपटी होती है, और मध्य यानी विषुवत रेखा पे क्या होती है, उभरी हुई होती है। विषुवत रेखा पे उभरी हुई होने के कारण क्या होता है, विषुवत रेखा पे उभरी हुई होने के कारण उसे क्या कहते हैं, अंडाकार यानी चपटी हुई, मतलब पृथ्वी की संरचना होती है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा है उस पर दो फोर्स तीन फोर्स लगते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि उन दोनों को बांधे रहता है, और उसके चलने के कारण क्या होता है, रोटेशन करने के बाद, रोटेशन करने के बाद क्या होता है, रिवोल्यूशन और रोटेशन करने के बाद क्या होता है, उस पे एक दो बल लगते हैं। एक केंद्र की तरफ लगता है यानी सूर्य की तरफ लगता है, और एक ग्रह से बाहरी तरफ लगता है। जो सूर्य की तरफ लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और उसके बाहर जो लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड में कई सारे आकाशगंगाओं में तारे हैं, तारों में फिर सौर मंडल है, सौर मंडल में ग्रह है, ग्रह के बाद पृथ्वी में है, पृथ्वी के बाद सब है। तो यह क्या है, यूनिवर्स है। और मैंने बताया था कि दो दृष्टिकोण होता है। पहले जब यूरोप में चर्च का प्रभाव था तो जो चर्च के पादरी वादरी होते थे नन, वो जो कहते थे वही माना जाता, क्योंकि अत्यधिक शक्तिशाली वही होते थे। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण उनका मानना था कि पृथ्वी क्या है, सेंटर में है, और सन क्या है, सन और अन्य प्लेनेट पृथ्वी का क्या कर रहे हैं, चक्कर। तो इसे क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी केंद्रीय दृष्टिकोण या जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। इसे इसमें आधुनिक दृष्टिकोण से बताया गया कि सन जब गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया, तो टेलीस्कोप की सहायता से देखा गया तो बताया गया सन क्या है, सन पृथ्वी के केंद्र में, और जितने भी अर्थ है, स्टार है, प्लेनेट है, वो क्या कर रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं एक नियत कक्षा में। फिर उसके बाद हम लोग ने बिग बैंग का सिद्धांत पढ़ा था 13.8 वर्ष पहले क्या हुआ, एक परमाणु का एकाकी परमाणु में विस्फोट हुआ। उसका घनत्व तो क्या था, घनत्व और तापमान अनंत थे, और उसका द्रव्यमान क्या था, आयतन कितना था, आयतन अत्यंत सूक्ष्म थे। उसमें 13.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, विस्फोट होने के बाद मात्र 10⁻⁻36 मतलब 10⁻⁻36 सेकंड में क्या हुआ, 10⁻⁻36 सेकंड में ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। एक सेकंड बाद ब्रह्मांड का और विस्तार हुआ, यानी एक परमाणु, पहला परमाणु बना 1 सेकंड बाद।
देखिए 1 सेकंड बाद मूल कण या परमाणु बना। 3.8 लाख वर्ष के बाद क्या हुआ? प्रकाश के कण मुक्त हुए, ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। 10 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? पूर्व के बाद क्या हुआ? पहले तारे और आकाशगंगा बनने लगे। अरबों वर्षों के बाद ब्रह्मांड लगातार फैलता रहा और 13.8 वर्ष पूर्व हमारा ब्रह्मांड कैसा है? ऐसा है, यह पृथ्वी है, इसके बाद पारदर्शी हो गया है। इसके बाद क्या जाने हम लोग? आकाशगंगाएं क्या होती हैं? आकाशगंगाएं अरबों तारों, ग्रहों, गैस, धूल तथा डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बधा हुआ विशाल समूह गैलेक्सी कहलाता है, यानी आकाशगंगा कहलाता है। और सरल सज्जन, गैलेक्सी अंतरिक्ष में स्थित एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसमें करोड़ों से लेकर अरबों तारे, उनके ग्रह, गैस और धूल मौजूद होते हैं। ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ बधे रहते हैं। और गैलेक्सी के 3 टाइप बताएं, सर्पिल, एलिप्टिकल और इरेगुलर। यह बताएं नेबुला। नेबुला के बाद क्या बनेगा? अगर लो मास रहेगा तो क्या होगा? लो या मीडियम मास रहेगा तो मेन सीक्वेंस बनेगा, फिर रेड जायंट बनेगा, फिर प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, फिर व्हाइट ड्राफ्ट बन जाएगा। अगर हाई मास रहेगा तो वह क्या होगा? मेन सीक्वेंस बनेगा, फिर उसके बाद रेड सुपर जायंट बनेगा और उसके बाद सुपरनोवा बनेगा। अगर सुपरनोवा के बाद भी हाई मास रहा मतलब उतना भी हाई नहीं है तो वह न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। फिर उसके बाद अगर हाई मास और उच्च मास रहेगा तो वह क्या होगा? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल में यह वही है। उसके बाद सौरमंडल में बताएं, सौरमंडल के ग्रहों को याद करने की एक अच्छी ट्रिक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? बुध। आप सप्ताह में बुध को जानते ही हैं, सप्ताह में बुध का होता है। तो बुध के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन का नाम लीजिए। बुध के बाद क्या आता है? बीफा आता है, बीफ छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद सुख, तो सुख हो गया। सुख के बाद शनि छोड़ दीजिए। शनि के बाद रविवार का याद कर लिए। रविवार हम लोग अपने पृथ्वी पे धूमधाम से मनाते हैं, तो रविवार क्या हो जाएगा? पृथ्वी पे रविवार हो जाएगा। फिर मार्च पे क्या हो जाएगा? पृथ्वी के बाद यानी रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। सोमवार नहीं लेंगे, अगले दिन मंगलवार, मंगल होता है। फिर बुध नहीं लेंगे, बुध के बाद बृहस्पति हो गया, जुपिटर। फिर बुध के बाद शुक्र नहीं लेंगे, शनि हो गया। और इन दोनों को याद करें, अरुण वरुण। आइए जो प्लेटो या बौने ग्रह के रूप में कन्वर्ट हो गया है, गिना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में बताना, न समझ में आया तो उसको कमेंट में पूछ लेना। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।